अच्छा दी, हम करेंगे मेटालिक इरिटेंट। मेटालिक इरिटेंट में जो आर्सेनिक होता है वो होता है ग्रे कलर का, ग्रे कलर का होता है, ठीक है। मेटल लोगे तो याद करो मेटल ग्रे कलर की होती है, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, इसके ऑक्साइड पॉइजनस होते हैं और ये जीएटी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता, ठीक है। और ये अभी तक हमने पहला मेटल इरिटेंट पढ़ा है जो कि क्या है, जीएटी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। खैर अब हम बताना इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। मोड ऑफ एक्शन इसका सिंपल ये होता है कि प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है, जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स होते हैं ना उनके साथ ये कंबाइन करता है सल्फाइड्राइल ग्रुप्स बना के ना उनके साथ उनके मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देता है। इसलिए इसने बताया कि ये क्या करता है कि जो स्क्रैप साइकिल के लिए जो पायरुविक एसिड एसिटिल कोए में कन्वर्ट होता है ना ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के जरिए से, ये उसको ब्लॉक कर देता है और ब्लड के अंदर पायरुविक एसिड के लेवल्स को ज़्यादा कर देता है। इसके बाद हमने बता देना है कि इसमें एक साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके 20 से 30 मिनट तक इसके साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं एक्यूट पॉइजनिंग के केस में, और सब एक्यूट भी होते हैं और नार्कोटिक भी होते हैं, वो आगे चल के मैं बताऊंगी कि कैसे होते हैं। बट इसके जो यूजुअल एक्यूट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना वो उसने बताए हुए हैं सारे, जैसे हमने पढ़े थे ना H2SO4 वगैरह के लिए जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एसिड क्रोरियंस के लिए होते हैं, वही क्या बर्निंग टेस्ट पेन करेगा हमारे एसोफेगस स्टमक और जीआईटी में, नोजिया, उसके साथ परसिस्टेंट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। और इसमें याद रखना कि पहले स्टमक के कंटेंट्स निकलेंगे, फिर वॉमिटस में, फिर अपने बाइल के निकलेंगे, फिर फाइनली म्यूकस जो है वो म्यूकोजा जो होते हैं ना उसके म्यूकस टिंज्ड विद ब्लड होगी, ठीक है, ब्लडी सिक्रीशंस हो जाएंगी इसमें। इसके बाद वही थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगेगी और अगर पानी पियेंगे तो वॉमिटिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, सेंचुएट कर देगी। इसके बाद डायरिया में क्या होगा कि डायरिया के साथ टेनेस्मस यानी कि हार्ड टू मतलब फीसिस को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जानी है ना। और उसके बाद आगे आएगा एनल इरिटेशन भी होगी, और जो स्टूल्स इसके निकलेंगे वो राइस वाटर, अर्ली जो स्टूल्स होंगे वो राइस वाटर टाइप होंगे जैसे कॉलरा में होते हैं, बट फिर बाद में जो स्टूल्स हैं उनके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स और फ्रेगमेंट्स ऑफ पॉइजन भी आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो फ्रेगमेंट्स ऑफ पॉइजन है ना वो पहले 3 से 4 घंटे में आएंगे, उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो सारा निकल जाएगा एसिड, तो फिर सॉरी आर्सेनिक, तो फिर उसकी वजह से स्टूल में आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद लॉस ऑफ वाटर आ जाएगा, इसके बाद डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और उसके वजह से जब भी डिहाइड्रेशन होती है ना उसी लिए लेग में जो खुड़ल पड़ते हैं ना क्रैम्प्स वगैरह वो इसकी वजह से पड़ते हैं। उसके बाद आता है ओलिग्यूरिया। उसके बाद वही सारी जितनी अभी तक हमने पढ़ा एसिड की तरह की सिम्टम्स। उसके बाद ये होगा कि अगर एसिड कुछ टाइम के लिए सबसाइड भी कर जाएंगी सिम्टम्स, और कुछ टाइम उसके बाद थोड़ी देर के बाद रियकर भी हो जाती हैं। इसके अलावा कोलैप्स होता है, कोलैप्स के अंदर वही रैपिड फीबल पल्स होती हैं और सफोकेटेड यानी कि सिंजिंग रेस्पिरेशन होगा, साइनिंग रेस्पिरेशन यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से सांस आएगा। उसके बाद कन्वर्जन और कोमा, और उसकी वजह से डेथ हो जाएगी। अब आगे हमने बताना है सब एक्यूट, यानी कि जो सिम्टम्स है ना वो थोड़े लो डिग्री के होंगे, यही सिम्टम्स होंगे जीआईटी वाले बट थोड़े लो डिग्री के होंगे, और पर्सन एक्यूट अटैक को सर्वाइव कर जाएगा तब ये होंगे। और दूसरा ये था पेशेंट होता है ना प्रोग्रेसिव, इसकी तबीयत जो होता है ना इमेसिएट यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, और साथ में उसका हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो सकती है, और ये जो वीकनेस की वजह से, और तकरीबन 7 से लेकर 10 दिन तक जो होता है ना सब एक्यूट साइन और सिम्टम की वजह से इंसान मर जाता है। अब है नार्कोटिक। नार्कोटिक में होता है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा लार्ज डोज ले ली ना आर्सेनिक की और वो एब्जॉर्ब हो गई है, जीआईटी के सिम्टम्स कम होंगे, नार्कोटिक सिम्टम्स ज़्यादा होगी। नार्कोटिक यानी दिमाग वाले यानी नशे वाले, तो क्या होगा, चक्कर आएगा, सर में दर्द होगा, स्पैज्म होंगे, ठीक है, मसल स्पैज्म वगैरह। उसके बाद फॉलोड बाय स्टूपर यानी बिल्कुल इंसान जो होता है वो इरिस्पॉन्सिव हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा, और ये डेथ जो है 2 से 3 यानी इमीडिएट डेथ हो जाएगी 2 से 3 घंटों में। फेटल डोज इतनी 20 से लेकर 200 मिलीग्राम तक है। अब नार्कोटिक के केस में हमने पढ़ा 2 से 3 घंटे, जीआईटी के केस में आधा दिन से लेकर 2 दिन तक, ठीक है, 12 to 48 आवर्स। उसके बाद सब एक्यूट में वही 7 से 10 दिन में डेथ हो जाएगी। अब आगे है हमारे पास ट्रीटमेंट में याद रखो, जैसे हमने ऑक्सैलिक में पढ़ा था कि वार्म वाटर नहीं देना, यहाँ पर उल्टा है, वॉमिटिंग होने के बावजूद हमें गैस्ट्रिक लिवाज करना है वार्म वाटर से और मिल्क के साथ ताकि पार्टिकल्स रिमूव हो जाए। दूसरा उसने बताया कि फेरिक, हमारे पास ना आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है वो होता है हमारे पास डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है, तो उसकी जगह पर हम फेरिक ऑक्साइड देंगे, ठीक है, लोहा लोहे को मारेगा, ठीक है, और एंटीडोट के तौर पर। और इसके अलावा उसने बताया कि चारकोल भी दे सकते हैं इसकी जगह, अल्कली नहीं देनी, जैसे आपको ऑक्सैलिक में अल्कली नहीं देते होते क्योंकि वो सॉल्बिलिटी को एनहांस कर देते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं देनी। डेमल्सन में चूंकि दूध तो हमने यूज़ कर लिया गैस्ट्रिक लिवाज के लिए, दूध की जो है वो मक्खन और दही को, कर्ड को हम यूज़ करेंगे एज अ डिमल्सेंट। उसके अलावा सलाइन परगेटिव्स में सोडियम सल्फेट, अभी पीछे हमने पढ़ा था अपने आयोडीन वाले में, उसमें सोडियम थायोसल्फेट देते थे, यहाँ पर सोडियम सल्फेट देना है। उसके बाद बाल आर्सेनिक की खाल उतारने के लिए हमें बाल देना पड़ेगा, ठीक है, और ये हम पता है कि जो आर्सेनाइट जो इसके बाउंड कर जाते हैं हमारे सेलुलर एंजाइम के साथ उसको डिसलॉज करेगा ये, और खुद जो इसका कॉम्प्लेक्स होगा वो किडनी से रिमूव हो जाएगा। अब चूंकि डिहाइड्रेशन हुई थी तो उसमें हमने उसको कोप करने के लिए हमें पैरेंटल फ्लूइड्स देने पड़े थे, और उसके और सोडियम बाइकार्बोनेट ग्लूकोज देंगे ताकि लिवर डैमेज रुक सके और इसका एसिड बेस बैलेंस रिवर्ट हो सके। इसके अलावा आइस देंगे ताकि थर्स्ट ठीक हो सके, मॉर्फिन देंगे ताकि पेन ना हो, ब्लड इतना लॉस हो गया तो ब्लड
ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताना है कि जो इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है पोस्टमार्टम, वो क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से डिहाइड्रेटेड साइनोसिस की बॉडी होगी, शंकन वही शंकन आई यानी आंखें धसी हुई होंगी, जॉन्डस हो जाएगा, स्किन के ऊपर रिंकल्स पड़ जाएंगे ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन की वजह से, और रिगोर मोर्टिस जो होता है वो लास्ट लॉन्गर। ठीक है। उसके बाद हमने बताना है कि अच्छा क्योंकि ये रिटार्डेशन डिकम्पोजिशन को बहुत रिटार्ड करता है। खैर स्टमक में ना क्या होगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस वाली पॉइजनिंग में वेलवेटी रेड अपीयरेंस होती है स्टमक की, वो होती है आर्सेनिक पॉइजनिंग में। इसमें क्या होता है कि वही स्वालन हो जाएंगे, पैचेस की फॉर्म में म्यूकोजा अपीयर होगी, रेड पैचेस अपीयर हो जाएंगे। इसके अलावा म्यूकोजा जो है वो म्यूकस जो टिंज्ड होती है ब्लड के साथ उसके साथ होगी। इसके अलावा इसकी जो सब म्यूकोजा में पिटिकल हेमरेजेस अपीयर हो जाएंगे। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम जो होता है वो इन्फ्लेम्ड होगा। पिटिकल हेमरेज हमारे हार्ट के ऊपर, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, हार्ट फेलियर की वजह से डेथ होती है, तो यहाँ पर याद रख लो कि लेफ्ट वेंट्रिकल की सब एंडोकार्डियम के ऊपर पिटिकल हेमरेजेस होते हैं, और ये तब होते हैं जब हमारे पास जीआईटी के सिम्टम्स होते हैं बहुत कम होते हैं। इसका हेमरेज हमारे एब्डोमिनल और थोरेसिक दोनों कंपोनेंट्स की होगी, जैसे एब्डोमिनल विसरास एज वेल एज लेरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स वगैरह, ये हमारे थोरेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनकी भी हेमरेज हो जाएगी। उसके बाद लिवर, हार्ट, किडनी, इनके अंदर फैटी पैची नेक्रोसिस अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद हमने बता देना कि क्रॉनिक, ये तो सारी एक्यूट की बात करी थी, अब हम क्रॉनिक की बात करेंगे। क्रॉनिक में हमने 4 स्टेजेस के डिवाइड करना है। न्यूट्रिशन और जीआईटी के डिस्टर्बेंस के लिए रैपिड यानी मसल वेस्टिंग जो होती है वो शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें भूख नहीं लग रही, हमें नोजिया हो रहा है, हमें एकदम वॉमिटिंग और डायरिया इंटरमिटेंटली हो रहे हैं। इसके ये एक चीज़ हो गई। दूसरी स्टेज होती है किटार स्टेज। किटार को आप इस तरह रख लो कि हमें पास कोई कॉमन, हमें कोई नज़ला जुकाम हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। ठीक है। कंजक्टिवाइटिस हो जाता है हमारी कंजक्टिवा में, और इसके वजह से क्या होता है, हमारी आइज और नोज होती है वो रनी हो जाती है हमारी, जैसे जुकाम में आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, तो इसमें आवाज़ भारी हो जाएगी, होर्सनेस इन वॉइस और कफिंग, और ब्रोंकियल किटार यानी कि सिक्रीशन ब्रोंकियाई की बढ़ जाएंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसकी थर्ड स्टेज याद रखनी है, स्किन रैशेज। इसमें ना नेटल रैशेज बन जाते हैं। ठीक है। यानी कि वो ना वो बिल्कुल ऐसे थोड़े एरियाज़ के ऊपर ना छोड़ के रैशेज होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं ना आफ्टर जो होता है ना कहना है कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से ना पैची ब्राउन पिगमेंटेशन होती है स्किन को, जिसको हम रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। इसको याद रखना है। और एडिसन डिजीज में भी इसी तरह होता है ना, क्योंकि इसमें मेलाटोनिन ज़्यादा हो जाता था। बट इसके अलावा एक और चीज़ आती है, हाइपरकेराटोसिस हो जाती है हमारी पाम और सोल की। पाम जो सोल होते हैं ना उसके ऊपर जो केराटिन की लेयर होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से होता है। और ये हमारे हेयर भी फॉल आउट कर देते हैं, और हमारे नेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं और वो टूटना शुरू कर देते हैं। मीस लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और पॉइजनिंग है थेलियम पॉइजनिंग, आई गेस उसमें भी या तो नहीं लेड पॉइजनिंग आगे आएगा, उसमें भी मीस लाइंस जो होती है ना वो प्रोमिनेंट होती हैं। व्हाइट बैंड हमारे नेल्स के ऊपर ना, नेल्स के ऊपर हमारे पास व्हाइट बैंड अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से मीस लाइंस बन जाती हैं। खैर इसके वजह से फोर्थ स्टेज में हमारे पास नर्वस सिस्टम की डिस्टर्बेंस की वजह से टिंगलिंग। पहले क्या होगा कि चूंटियाँ सी दौड़ेंगी, उसके बाद नमनेस यानी बिल्कुल वो सुन हो जाएगा हाथ पाँव। ठीक है। उसके बाद टेंडरनेस ऑफ द मसल कभी कभी टेंडर हो जाएंगे, यानी हाथ लगाएंगे तो दर्द होगा, कभी कभी पेरिसिस हो जाएंगी, बिल्कुल सेंसेशन लॉस हो जाएंगी। पेरिफेरल न्यूराइटिस यानी कि अल्कोहल की जो अल्कोहलिक न्यूराइटिस को कॉपी करती है, यानी कि हमारे न्यूरॉन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास हेडेक, ड्राउजीनेस, इंपेयरमेंट ऑफ विजन और मेंटल एक्टिविटी, ये सारी जीआईटी अपने नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। उसके अलावा हमें पास बताना है कि जो लिवर और किडनी के अंदर फैची नेक्रोसिस हो जाएगी और बोन मैरो की डिप्रेशन हो जाएगी। इसी वजह से हमें पास अनीमिया भी हो जाएगा और कार्डियक डैमेज भी कॉमन होता है। अब इसमें ये होता है ट्रीटमेंट में जब भी क्रॉनिक के केसेस होते हैं उसमें हमेशा पर्सन को एक्सपोजर से रिमूव करना होता है, बाल देना, इधर भी विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स अनीमिया हो गया था बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से, और IV सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ पर याद रखो कि हमने थायोसल्फेट देना, इधर जो हमने दिया था अक्यूट में सिर्फ सोडियम सल्फेट दिया था। खैर अब अगला होता है हमारे पास इसकी पोस्टमार्टम पीरियड्स में क्या होता है कि बस ये याद रखना कि ये ना बॉडी की प्यूट्रिफेक्शन को या डिकम्पोजिशन को रिटार्ड करती है क्रॉनिक पॉइजनिंग, तो इस तरह से याद रखो। और दूसरा होता है कि जो क्रॉनिक वाली पॉइजनिंग में मैसिएशन, फैटी चेंजेस और ये विसरास की जीआईटी कंजेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हमें पता है ये सारी चीज़ हो जाती हैं। स्किन चेंजेस भी विजुअल हो जाते हैं। इसको याद रखना कि मेडिको लीगल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये हमारे पास एग्रीकल्चर में, कमर्शियल में और इंडस्ट्री यूज़ में करते हैं। होमिसाइडल ये अच्छा होता है क्योंकि ये फूड पार्टिकल्स वगैरह में कोई कलर नहीं छोड़ता, और ये अबॉर्टिफिसेंट भी होता है। इसके अलावा एक्सीडेंटल केसेस इसके कॉमन नहीं होते। कैटल पॉइजन यानी कि कैटल्स को मारने के लिए भी, कोई दुश्मनी निकालने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। लव फिल्टर यानी किसी ने अपने मोहब्बत का फिल्टर करना होता है तो उसके लिए भी दे देते हैं। खैर इसके अलावा स्टूपिफाइंग पॉइजन का मतलब ये कि किसी इंसान को यानी चोरी करनी है ना उसको कोई चीज़, यानी उसको एकदम से उसको बेहोश है उसको कर देना, नार्कोटिक इफेक्ट की वजह से ना स्टूपिफाइंग पॉइजन के तौर पे भी देते होते हैं। खैर अब इजीली अवेलेबल होता है, चीप होता है, इसकी लीथल डोज बहुत कम होती है, थोड़ी सी अमाउंट देनी पड़ती है, कललेस होता है, टेस्टलेस होता है। अच्छा इसको इसके सिम्टम 20 मिनट के बाद
30 मिनट के बाद आते हैं, तो इसके लिए इंसान अगर वो पॉइजन देख के भाग भी सकता है उसको, यानी एकदम से ना सिम्टम आएंगे। इसके अलावा इसका जो होता है वो हमें पीछे पड़ा था कि वाटर राइस स्टूल्स होते हैं, तो उसकी वजह से ये कॉलरा वगैरह को के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो उसकी बाकी जो फैटी पैच नेक्रोसिस बोन में डिप्रेशन वाली चीज़ें होती हैं वो किसी क्रॉनिक डिजीज़ को रिजेंबल करती है, इसीलिए। अब इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रोटिफेक्शन को रोक देता है, इंसान को जला भी दो तब भी उसकी चार्ज बॉडी में भी रह जाएगा, बॉडी के अंदर कभी भी बॉडी डिस्ट्रॉय होगी है हीट से तब भी ये रहेगा। और इसके अलावा हमारे पास जितने भी हमारे हेयर नेल बोन्स और स्किन हर जगह पर ये प्रेजेंट रहता है।